हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से सिग्मा गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं विकास कुमार झा। आज हमारी 27th क्लास है बच्चों, और आज हम हिंदी पेडागोजी के जो 30 क्वेश्चंस हैं, जो 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं, जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और पहले भी हिंदी पेडागोजी की वीडियोज़ आ चुकी है आपके सामने। आई होप कि आप लोगों ने उन सारी वीडियोज़ को देख लिया होगा, काफ़ी चीज़ें उससे सीख ली होंगी। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं 27th वाली वीडियो। इसमें भी हम हिंदी पेडागोजी के जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बच्चों, आपको पता ही है कि जब भाषा के बारे में हम जानते हैं तो भाषा के अध्ययन को हम भाषा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाषा का विज्ञान। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज कहते हैं बच्चों। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज या साइंस ऑफ लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? भाषा विज्ञान कहते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाषा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? भाषा विज्ञान कहते हैं। तो पहला का आंसर जो होगा हमारा सेकेंड होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है। देखो, त्रिभाषा सूत्र में आपको पता ही है कि बहुत पहले चलती हुई आ रही है, जहाँ पर दो जो हमारे भारतीय भाषा हैं उनको प्राथमिकता देने की बात की गई है। एक मॉडर्न लैंग्वेज जो होती है हमारी आधुनिक भाषा, उसको प्राथमिकता देने की बात की गई है। तो जब त्रिभाषा सूत्र की बात आती है तो उसका क्या उद्देश्य है? बहुभाषा आधारित मातृभाषा को समुन्नत करना, विद्यालय में सभी भाषाओं को समुन्नत करना, सभी भाषाओं को शामिल करना का मतलब ये होता है। हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ शिक्षार्थियों की भाषा को भी समुन्नत करना नहीं। राज्य की 3 भाषाओं को अनिवार्य रूप से, अनिवार्य वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो आंसर क्या है? जो एक बहुभाषी समाज है, जो हमारा मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट है, वहाँ पर जो बच्चों की मातृभाषा है उसको भी हम क्या करें? शामिल करें। यानी कि मातृभाषा पहले प्राथमिकता होगी, उसके बाद जो भी भाषा होगी उसके बाद होगी। पहले हम क्या करेंगे? मातृभाषा को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में रखेंगे। ठीक है, तो इसके यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए हमारा? आपका फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाति कक्षा 6 की अध्यापिका कक्षा में शब्दावली सिखाने के लिए कक्षा में कुछ वस्तुएं लाती है। तो वस्तुएं लेके आ रही हैं और समुचित कक्षा में चर्चा के माध्यम से उन वस्तुओं से जुड़े विचार और भावनाओं पर बात करती है। उनके द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, मैंने पहले भी क्वेश्चन काफ़ी बार चुके हैं। जब किसी संकल्प को समझाने के लिए, संकल्पना को समझाने के लिए वस्तुओं का यूज किया जाता है तो उसको वास्तविक वस्तु या रीलिया कहा जाता है। ये हमने पहले भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सीधा सा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों? वास्तविक वस्तुएं, यानी कि रीलियास। ठीक है, रीलिया मतलब वास्तविक चीज़ें होती है जिसके द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, ताकि बच्चों को क्या मिल पाए? एक वास्तविक अनुभव मिल पाए, वास्तविक अनुभव प्राप्त कर पाए बच्चा। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? आपका सेकंड। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका एक समाचार पत्र या किसी पत्रिका के पाठ्य सामग्री लेना चाहती है। मतलब किसी समाचार पत्र या किसी पत्रिका से कुछ पाठ्य सामग्री लेना चाहती है। उसने शिक्षार्थियों की आयु तथा संज्ञानात्मक स्तर को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य सामग्री का चयन किया। मतलब उनके लेवल को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सामग्री के लिए चयन के लिए क्या मापदंड होना चाहिए, है ना? ऑब्वियसली बात है कि जो भी सब विषय वस्तु वो बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्तर पर होना चाहिए, यानी कि बच्चों के मानसिक स्तर पर, बच्चे की सोच के आधार पर होना चाहिए। तो यानी कि उस सोच आधार पर क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल वैलिडिटी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम? साइकोलॉजिकल वैलिडिटी, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों हमारा? इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से विषय वस्तु और मनोवैज्ञानिक रूप से वेदता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा बच्चों? फर्स्ट ही होना चाहिए। तो फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आपको बताइए बच्चों, हमारे भारतीय संविधान में 8वां जो अनुसूची है, 8 शेड्यूल है, उसके अंदर 22 भाषाओं को कितनी मान्यता दी गई है? तो पहले इसमें 21 थी, फिर बाद में इसमें जोड़ा गया था, तो 22 भाषाएं अभी हैं बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? हमारा 22। आज का क्वेश्चन जो है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको इन प्रकार के क्वेश्चन की भी क्या करनी है? तैयारी करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 1 होगा। नेक्स्ट है, समझ और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण सीखना क्या कहलाता है? कार्यविधीन ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान तो डिक्लेरेशन नॉलेज होती है, ये तो नहीं होना चाहिए। भाषा के बारे में ज्ञान नहीं होता, व्याकरणिक ज्ञान तो नहीं है। आंसर क्या है? कार्यविधीन। कार्यविधीन का मतलब ही होता है कि जब हम बच्चे को भाषा को समझ और व्याकरण का यूज करते हुए उसके यूजेस के बारे में बताते हैं कि किसी व्याकरण का यूज करते हुए किस प्रकार से इसको हम टास्क को कर सकते हैं, किसी कार्य को कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा? डेट इज फर्स्ट। कार्यविधीन ज्ञान बोलते हैं, विधि से, कार्यविधि से मतलब टास्क यूज करते हुए। नेक्स्ट है, समूची पाठ्यक्रम में भाषा
दृष्टिकोण किस बात की पहचान करता है? समुच्चय पाठ्यक्रम जो है उसमें भाषा का प्रयोग होता है, ये इसका मतलब हुआ। तो इससे क्या मतलब है? सभी तरह के अधिगम भाषा अधिगम है। सभी विषयों की सीखने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही इसका आंसर होना चाहिए बच्चों कि सभी विषय वस्तु को पढ़ाने में भाषा एक अहम भूमिका निभाती है। विषय विशेष को अध्यापक को अपनी कक्षा में भाषा पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, विद्यालय में भाषाओं की अपेक्षा अन्य दूसरों के विषय अधिक महत्वपूर्ण होते। गलत। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कि सभी, देखो आपने सुना होगा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जहाँ पर आपको पता है कि हर भाषा को, हर पाठ्यक्रम को भाषा से जोड़ते हुए पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? हमारा सेकंड होना चाहिए, क्योंकि हर विषय वस्तु में, हर जो हमारा सब्जेक्ट होता है, पाठ्यचर्या होती है, सिलेबस होती है, उन सब में एक भाषा होती है और उस विषय वस्तु को पढ़ने के साथ साथ हम उसकी भाषा, शब्दावली, अर्थ, इन सब के बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? हमारा सेकंड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक आंकलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, विद्यार्थी और अध्यापक से प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी को अध्यापक से क्या मिलती है? प्रतिपुष्टि मिलती है। बात तो सही है, ये तो सही होता है इसके अंदर। सर्वाधिक रूप से शिक्षार्थी का आंकलन होता है, यानी कि सर्वाधिक तरीके से बच्चे का आंकलन करते हैं, ये बात भी सही है। शिक्षार्थी का सतत रूप से आंकलन होता है, लगातार होता है आंकलन, ऐसा हम कह सकते हैं। शिक्षार्थी आंकलन के तरीकों को जानता है, तरीके उनको पता है क्या है, ये ठीक है। पर सतत रूप से बच्चा आंकलन करे अपने आप का, ऐसा जरूरी नहीं होता, बट हम उसका लेते रहते हैं। इसका मतलब इन चारों में सबसे जो कम लीस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है वो हमारा थर्ड लग रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमारा थर्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है किरण पर्वतों के बारे में रोचक तथ्य जानने के लिए समाचार पत्र पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? मतलब रोचक तथ्य है कोई, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कभी भी हम कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट को पढ़ते हैं ना, उसको थोड़ा सा हम डिटेल से या थोड़ा सा इंटेंसिव होकर पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बारीकी से पढ़ना। बारीकी से पढ़ना मतलब होता है इंटेंसिव रीडिंग। हालांकि इंटेंसिव रीडिंग ज़्यादातर हम टेक्स्ट बुक की करते हैं, बट कोई ऐसी आर्टिकल या कोई ऐसा एक ऐसा अनुच्छेद हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, जिसको हमें कोई डिटेल नॉलेज निकालनी होती है या कोई डीप नॉलेज निकालनी होती है, तो हम उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो रोचक कहानी को वैसे भी हम क्या करते हैं? थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? बारीकी से पढ़ना, यानी कि इंटेंसिवली उसको क्या करना बच्चे? पढ़ना। इसलिए 9th का जो आंसर होगा हमारा क्या होना चाहिए? 4th इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक बालक दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित होता है। दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित हो गया? हैदराबाद। ठीक है भाई, और वह अपने साथियों और आस पड़ोस के लोगों से अंतःक्रिया करके तेलुगु सीख जाता है। तो भाई ये तो उसकी प्रतिभा हो गई। इस सीखने को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे भाषा अर्जन। भाषा अर्जन होता है जब बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी प्रयास के या बिना किसी अभ्यास के बच्चा कोई भी भाषा अपने आप सीख जाता है। हालांकि देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चा भाषा सीख रहा है, लेकिन अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करके बच्चा लैंग्वेज सीख सकता है, डेवलप कर सकता है। तो ये यहाँ पर उसने प्राकृतिक तरीका यूज किया है भाषा को अर्जन करने का। ठीक है, हाँ, अगर वो कोचिंग लेता या रूल्स वगैरह सीखता तो भाषा अधिगम हो जाता, बट यहाँ पर उसने अपने आप सीख लिया है, तो भाषा अर्जन का एग्जाम्पल होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 10 का आपका आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद्य, पद्य मतलब पद्यांश को बोलते हैं। पद्यांश जो हमारी जो कविताएं होती हैं, कविता के जो लाइन्स होती हैं, उसको पद्यांश कहा जाता है। पद्य शिक्षण के संबंध में सही है। काव्य भाषा अर्जन के लिए होता है, अर्जन के लिए तो नहीं, अधिगम के लिए भी होता है। काव्य व्याकरण अधिगम के लिए होता है, ये भी सही है। हाँ, काव्य सराहना बोध के लिए होता है और आनंद के लिए होता है बच्चों। यानी कि जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं ना, तो उसमें उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या, वो भी जानते हैं, और थोड़ा सा हमें पढ़ने में उसको क्या होता है, हमें थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, हम उसको आनंद भी लेते हैं। दोनों ही होता है कि बोध भी हो और आनंद भी लिया जाए। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? काव्य सराहना बोध और आनंद के लिए है। ठीक है, तो 11 का आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 3rd। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में की जाती है? देखो, सांस्कृतिक भाषा के रूप में आपने सुना होगा कि संस्कृत जो हमारा है, संस्कृत एक शास्त्रीय भाषा के रूप में है। और NEP 2020 ने एक बात कही है, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है बच्चों, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आएंगे बच्चों। ने कहा है कि भाई संस्कृत अगर मान लो एक राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा या आधुनिक भाषा हम यूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी प्राचीन भाषा हम यूज कर रहे हैं या शास्त्रों चलती हुई जो भाषा यूज करते आ रहे हैं, तो उनका हम एक विकल्प के रूप में यूज करेंगे। यानी कि ये ना एज एन ऑप्शन हमारे बुक्स में होंगे, यानी कि हम इसको एज ए ऑप्शन संस्कृत या किसी भी शास्त्रीय भाषा को ले सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? अतिरिक्त विकल्प के रूप में। आप चाहो तो इसको लेकर पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारी शास्त्रीय भाषा है, हमारी धरोहर की भाषा है, इसलिए आप इसको लेकर पढ़ सकते हो। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? हमारा फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। 12 के बाद हम 13 पे आते हैं। लेखन क्या है? इसमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, नहीं। उत्पाद आधारित गतिविधि है, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड है, ऐसा नहीं कह सकते। प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ हम बना रहे होते हैं इसके अंदर, क्योंकि लिखने में कुछ ना कुछ बन रहा होता है, प्रोसेस हो सकता है। शिक्षार्थी एक ही बार लिखना सीखते हैं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है? प्रक्रिया के आधारित है, यानी कि प्रोसेस होता है, इसमें कोई चीज़ बनाई जाती है या कोई चीज़ निर्माण की जाती है। तो निर्माण करने में क्या होता है बच्चों? एक प्रोसेस यूज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रक्रिया आधारित है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 13 का आपका थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, एक अध्यापिका कक्षा में विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है, मतलब समूह में बांट दिया और उनको ना कुछ थीम्स देती है या टॉपिक्स देती है ना, और विद्यार्थियों को इन थीम और टॉपिकों पर आवश्यकता सूचना और संग्रह करने के लिए कहते हैं कि वो सूचना उस पर संग्रह करें, उनकी व्याख्या करने के लिए कहते हैं। समूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। तो इस प्रकार की गतिविधि को क्या बोलते हैं? देखो, जब बच्चे 5-5 के समूह में बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जब प्रोडक्ट पर क्या होंगे? मिलकर काम करेंगे। तो जब हम कोई काम को समूह में देकर सिखाते हैं ताकि बच्चों में एक नॉलेज डेवलप हो, तो इस प्रकार की एक्टिविटी को हम बोलते हैं रचनात्मक गतिविधि, या इसको हम कह सकते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन, की बच्चा एक दूसरे से मिलकर क्या करेगा? सीखेगा। सामाजिक रचना कहा जाता है। और आपको पता ही है, जहाँ पर सामाजिक रचनावाद की बात आती है वह ये किसका कॉन्सेप्ट था, किसका दृष्टिकोण था? ये था आपका लेव बाय उसकी। उनका मानना था कि बच्चों को भी टास्क कर दे रहे हो ग्रुप में, तो ग्रुप में बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे और उनके नॉलेज क्या होगा बच्चों? अधिक तरीके से डेवलप होगा। तो इस विधि, इस दृष्टिकोण को हम क्या बोलते हैं? रचनावादी दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? हमारा थर्ड। नेक्स्ट है निपुण भारत। निपुण भारत क्या है? तो निपुण भारत आपने सुना होगा, एक FLN आया था, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसमें अभी ये निपुण भारत 2020 की पॉलिसी में ही आया बच्चों, NEP 2020 में। इसमें निपुण भारत का मतलब ये था कि बच्चों को ना एज में ही क्या करना है? पढ़ना लिखना सिखाना है, बच्चों के अंदर बोध का विकास करना है ना, और बच्चों की अच्छी शिक्षा क्या हो बच्चों? डेवलप हो। तो बच्चों को उसकी ही भाषा में हम सिखाएं और बच्चों को सीखने का एक कार्यक्रम चलाएं, जहां बच्चे लैंग्वेज को सीखे, बोलना सीखे, पढ़ना सीखे, और बच्चों के अंदर जो है सीखने की जो जिज्ञासा उसका विकास हो पाए। तो इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात तो इसमें की नहीं जाती, प्रौढ़ शिक्षा पे बात नहीं की जाती। छोटी उम्र में शिक्षार्थियों को पढ़ाने एवं संख्या बहुत समूच करने के लिए भारत सरकार की पहल है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, बट मातृभाषा को शिक्षा को समूच करने की राष्ट्रीय कार्यक्रम है कि बच्चे मातृभाषा को सीखें और उस मातृभाषा के माध्यम से और जो क्रियाकलाप हैं बच्चा क्या कर पाए। तो इसलिए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होना चाहिए हमारा? फोर्थ होना चाहिए। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कक्षा 2 में एक शिक्षिका बिग बुक को ऊपर पकड़ती है। ठीक है, बिग बुक को पकड़ती है और पूरी कक्षा उसी किताब से पढ़ती है, मतलब कोई भी एक बुक उठाकर उस पर पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। किताब में अक्षर बड़े आकार के हैं, चित्र हैं और सरल सामग्री दी हुई है, जिससे सभी बच्चे पढ़ने में शामिल हो रहे हैं, मतलब सारे बच्चे ग्रुप में इंक्लूड हो रहे हैं पढ़ने के लिए। तो वह अनुगमन कर रही है, सहयोगात्मक, कि बच्चा आराम से इजीली पढ़ पाए और दूसरों को क्या कर पाए? सिखा भी पाए। तो इसको बोलते हैं सहयोगात्मक पठन, के बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करके सीखेंगे, एक दूसरे को सिखा पाएंगे, उनकी लर्निंग स्किल क्या होगी? डेवलप होगी। इसलिए शिक्षण का आंसर हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? हमारा सेकेंड होना। कक्षा 2 के जतिन को सुनने में कठिनाई है, मतलब सुनने संबंधी कठिनाई है उसको। एक भाषा शिक्षक के रूप में उनकी इस आधारभूत सहायता के लिए उचित रणनीति क्या होगी? उनके साथियों को इस बात के लिए बढ़ावा देना कि वे बातचीत करते हुए हाव भाव का यूज करें, क्योंकि हाव भाव जरूरी होता है, और उनके मददगार बने। ये बात हो सकती है बच्चों। ऐसे बच्चों को विशेष विद्यालय की बात तो हम करते नहीं है, जब से हमारी समावेशी शिक्षा आई है, जब से समावेशी शिक्षा आई है हम विशेष विद्यालय की बात इसमें बिल्कुल नहीं करते। तो इसके लिए ये तो नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चों पर अधिक ध्यान देने से दूसरे बच्चों का शिक्षण समय कम होगा या क्या होगा? ऐसा भी नहीं है बच्चों, हमें ध्यान तो देना होगा। प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे कि आपकी कक्षा में उस बच्चे को स्वीकार करें और उनको सहयोग नहीं करने के लिए। ये भी गलत है बच्चों। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि उनके साथियों से इस बात पर बढ़ावा देंगे और बातचीत करते हुए हाव भाव से प्रयोग करेंगे, क्योंकि जितना हाव भाव यूज करेंगे ना बच्चा उतना ही सीख पाएगा। जो बच्चे सुनने में असमर्थ होते हैं ना, उनको हम जो फिजिकल जो वो हमारा वो होता है एक्सप्रेशन होता है, उनके माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? हमारा फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन रीजन पर बेस्ड है। बच्चे पढ़ने लिखने के बारे में क्या जानते हैं? ये प्रारंभिक साक्षरता है। बिल्कुल सही बात है। प्रारंभिक साक्षरता लिखने से पहले की अनुक्रिया होती है।
प्रारंभिक साक्षरता वहाँ से शुरू होती है जब पूर्व बाल्यकाल, देखभाल और शिक्षा के दौरान बच्चे विद्यालय में पढ़ना लिखना सीखते हैं। ठीक है, प्रारंभिक साक्षरता वहाँ है जो शुरू होती है जब पूर्व बाल्यकाल में देखभाल और शिक्षा के दौरान बच्चे विद्यालय में पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो पढ़ना लिखना थोड़ा सीख रहे, पढ़ने की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये तो सही है, ये गलत है हमारा, तो ए सही आर गलत। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? थर्ड। देखो, प्रारंभिक साक्षरता वो होती है जहाँ बच्चा कुछ काम को करने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। ठीक है, तो पढ़ने लिखने के पहले बच्चे पढ़ने लिखने के बारे में जानकारी होती है। ये पहला स्टेटमेंट है, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा हमारा? थर्ड इसका राइट आंसर हो। वह क्षेत्र जो शब्द जागरूकता, लय जागरूकता और शब्दों की ध्वनियों की जागरूकता की दक्षता को रखता है। तो शब्द की जागरूकता लय किस लय में बोली गई है और शब्दों की जो ध्वनियाँ हैं किस प्रकार की ध्वनि निकल रही है, तो इस प्रकार की जागरूकता को क्या कहा जाता है? साक्षरता जागरूकता नहीं, स्वनिम कह सकते हैं ना। साउंड, जो वर्ड किस प्रकार से साउंड करता है, साउंड की जागरूकता हो सकती है, संप्रेषण नहीं, मौखिक नहीं। आंसर क्या होगा हमारा? स्वनिम। इसको बोलते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कहा जाता है। इसमें हम जो भी साउंड्स आते हैं उनकी जागरूकता के बारे में बात करते हैं। जो वर्ड या लेटर यूज किए गए हैं उनके साउंड कैसे हैं, स्वनिम जागरूकता इसको कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह भाषा विकार जो संप्रेषण कौशल और बोधन क्षमता की ओर प्रभावित करती है उसे हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया हमेशा याद रखना लैंग्वेज के लिए होता है, भाषा के लिए। डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए होता है। डिस्प्रेक्सिया मोटर स्किल्स के में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए होता है। और डिसलेक्सिया होता है रीडिंग यानी कि पढ़ने संबंधी विकार। ठीक है, तो ये पढ़ने के लिए है, ये हमारी गतिक क्रियाकलाप में समस्या के लिए होता है, ये भाषा में जो भी घात होता है उसके लिए होता है, भाषा घात कह सकते हैं इसको। और ये हमारी गणित की जो गणना संबंधी समस्या होती है उस समस्या से कनेक्टेड वर्ड है हमारा। इसलिए लैंग्वेज के लिए हमारा कौन सा होना चाहिए? डिस्फेजिया। ठीक है, तो डिस्फेजिया जो है इसका राइट आंसर होगा। कौन सी पद्धति बच्चों को कक्ष में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में शामिल करने के अवसर देने पर बल देती है, जिससे बच्चों को जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करना पड़ता है? अभी सी बात है, जब बातचीत पे बात करें तो वो होती है संप्रेषण भाषा शिक्षण। व्याकरण में तो व्याकरण सिखाते हैं, द्विभाषा विधि में तो दो भाषा सिखाई जाती है, और श्रवण भाषित में सुन के बच्चा भाषा सीखता है। तो आंसर यहाँ पे संप्रेषण की बात कर रहा है। तो भाषा जब भाषा बच्चा बातचीत करना सीखता है किसमें द्वारा? संप्रेषण में। संप्रेषण में क्या होता है? बच्चे एक दूसरे से बातचीत करके भाषा का विकास कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा? 21 का ए। क्रमवीक्षण स्कैनिंग। स्कैनिंग होता है रीडिंग के लिए यूज बच्चों। और स्कैनिंग में क्या करते हैं हम? कभी भी किसी भी टेक्स्ट का मेन आइडिया या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं बच्चों, इसलिए होगा विशेष मद या सूचना। जब विशेष सूचना की बात करेगा ये आएगा। और मुख्य विचार होता है जब हम करते हैं स्कीमिंग। स्कीमिंग होता है जब विशेष शब्द की बात की जाए, विशेष विचार की बात की जाए, और मेन या विशेष टाइटल की बात की जाए तो, और जब विशेष शब्द की बात की जाए, सूचना की बात की जाए, तो हम क्या यूज करते हैं? स्कैनिंग यूज करते हैं। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना, ये दो स्किल्स हैं, स्कीमिंग और स्कैनिंग, जो कि हम रीडिंग में, पठन कौशल में यूज करते हैं। ठीक है, एक शिक्षिका सामान्य संज्ञानात्मक विकास के क्रम के रूप में ही भाषा विकास में विश्वास करती है। वो किसके सिद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में कि क्रम से बच्चों को भाषा सिखाया जाए? अगर उसका मतलब कि भाषा संज्ञान के विकास में भाषा को क्रम से यूज करने की बात करती है, तो ये एक ही व्यक्ति था, वो था लेव वाइगोस्की। जीन पियाजे ने तो भाषा की बात ही नहीं करी है। स्टीफन क्रैसन ने इमिटेशन की बात करी है। BF स्किनर ने किसकी बात की है? इमिटेशन बेस्ड लर्निंग की। और स्टीफन क्रैसन ने तो नेचुरल लैंग्वेज की बात की है। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? लेव वाइगोस्की। अगर बच्चे का संज्ञान का विकास करना है तो हमें भाषा का यूज करते हुए उसका संज्ञान का विकास हम कर सकते हैं। ये किसका कहा गया है? आपका लेव वाइगोस्की का। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आपका सेकंड। बहुत ही अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ है, बट थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। आंसर इसका क्या होगा? लेव वाइगोस्की। भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद पद्धति पर बल देती है। व्याकरण अनुवाद, व्याकरण में क्या करते हैं? किसी भी वर्ड का हम रूप बदल देते हैं ना, तो मुख्य रूप से बिंदु के रूप में भाषा प्रयोग नहीं, रूप परिवर्तन, रूप को चेंज कर देती है। अर्थ की बात नहीं करते, अर्थ तो सेम ही होता ना, जैसे वर्ड का तो मीनिंग तो सेम ही होगा, बट उसके रूप को बदल देती है। तो ये है बच्चों। और सीखने के दौरान उच्चारण को सुदृढ़ करती है, ऐसा भी नहीं है। आंसर क्या है? रूप केंद्रित शिक्षण, यानी कि रूप बदल देती है जब भी हम व्याकरण शिक्षण का, अनुवाद का हम यूज करते हैं। 25वां क्वेश्चन है, लिंक में से कौन सी उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण होता है बच्चों, बता दो आपको, जब हम किसी बच्चे की समस्या का समाधान करते हैं, कोई भी समस्या को जानकर उसका समाधान किया जाता है, तो
तो उस प्रकार के हम शिक्षण को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो भाषा कौशल के संवर्धन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, किया जाता है। ये नोट पूछा हुआ है, ये तो नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव क्वेश्चन है। विशेष समस्या क्षेत्र में संशोधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी किसी समस्या एरिया को सोल्व करने के लिए होता है, ये भी सही है, ये भी होना चाहिए। शिक्षार्थियों को आने वाली समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करने में भी होता है, बिल्कुल सही है। बट मानक अथवा मापदंडों पर, मापदंड तो होता है स्टैंडर्डाइज, जब हम क्या करते हैं नॉर्म्स आधारित करते हैं या कोई क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट कर रहे हैं, तो क्राइटेरिया तो हमेशा एंड में होता है बच्चों। क्राइटेरिया से तो हम बच्चे को क्या करते हैं नेक्स्ट चीज़ में प्रमोट करते हैं या हम उसको हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे बच्चे के साथ, तो ये है हमेशा समेटिव असेसमेंट में होता है, तो ये नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ये तो क्योंकि इसके अंदर हम डायग्नोसिस नहीं करते, हम सीधा क्या करते हैं बच्चों को प्रमोट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, या उसको मेरिट देते हैं या उसको क्या किया जाता है ग्रेड दिया जाता है। तो ये तो सबसे लास्ट में क्रिया होती है, इसमें उपचारात्मक शिक्षण नहीं किया जाता। तो इसके लिए इसका क्या आंसर होगा बच्चों, यही है कि उसने नॉट पूछा है, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा फोर्थ। बाकी तीनों ये विशेषता है, ये विशेषता नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुभाषिता के बारे में सही नहीं है? यह घर की भाषा को विद्यालय की भाषा के बीच में सहज संचरण करती है, बिल्कुल सही है। ये नोट पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। यह इस बात को सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि हर बच्चा निपुणता प्राप्त करने के लिए कक्षा विशेष के विशिष्ट कौशल प्राप्त कर सकता है। निपुणता प्राप्त करने के लिए ऐसा तो नहीं है बच्चों, यही नोट पूछा तो शायद यही होना चाहिए। यह इस बात पर बल देता है कि सहायता करता है कि सभी बच्चों को कक्षा में बोली जाने वाली भाषा एक दूसरे की भाषा से सीखे, बिल्कुल सही, ये भी होना चाहिए। प्रभुभाषी बच्चों में भाषा पास संज्ञानात्मक लचीलापन होता है और वो एक भाषी बच्चों की तुलना में शैक्षिक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, भी सही है। तो आंसर यहाँ पे सेकंड होगा कि इस मास्टरी करने के लिए बहुभाषा यूज नहीं होती है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सेकंड होना चाहिए। भाषा शिक्षक के दौरान कहानी कथन एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल ठीक है, कहानी कथन हम बच्चों को कराते हैं, आपको पता ही है। कहानी कथन के संबंध में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? तो यह कक्षा में आनंद विनोद का सृजन करता है, केवल आनंद का करता है ऐसा नहीं कह सकते। ये भाषा को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है, मतलब कंप्लीट तरीके से प्रस्तुत करता है। ये बच्चों के मूल्यों का विकास करता है, करता तो है बट मेन नहीं है, इसका मतलब ये इसमें महत्वपूर्ण पूछा है। ये शब्द बन रहा है, देखो करते तो सारे ही हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाषा का पूर्ण भाषा रूप भी बताता है कि भाई भाषा को किस प्रकार से यूज किया गया है, इसके बारे में जानकारी देता है। तो इन चारों में बेस्ट आंसर क्या है? देखो चारों आंसर ठीक है, बट अगर बेस्ट आंसर निकालोगे तो सेकंड आंसर इसका है, क्योंकि कहानी से बच्चों के संपूर्ण भाषा का जो अर्थ है उसके बारे में जानकारी बच्चे इजीली तरीके से ले लेते हैं, आसान तरीके से ले लेते हैं। कक्षा 1 के बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के रूप पर अधिक ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इनमें से कौन सा कक्षाई अभ्यास शिक्षार्थियों को कक्षा 1 में मौखिक भाषा को संवर्धन करता है? तो मौखिक भाषा के लिए क्या है? भूमिका निर्वाह, रोल प्ले हो सकता है, बच्चे इसमें बोलते तो हैं, रोल प्ले का यूज तो हम कर सकते हैं। व्याकरणीय खेल में बच्चा उतना बोलेगा नहीं, गीत गाना तो सिंगिंग बेस्ड हो गया, अक्षर ज्ञान भी नहीं है। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले सबसे बेस्ट होता है बच्चों, अगर किसी बच्चों में अगर हम भाषा विकास का करना चाहते हैं, खासकर किसका भाषा विकास, खासकर किसका बच्चों, सुनना एवं बोलना। अगर आप बच्चे को सुनना और बोलने का विकास करना चाहते हैं तो भूमिका निर्वाह सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है, प्राय भाषा शिक्षण के शिक्षक ऐसे कार्य देते हैं जो जोड़े में और समूह में किए जाते हैं, ठीक है, जोड़े और समूह में किए जाते हैं। जब विद्यार्थी कार्य कर रहे हो तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जोड़े मतलब कि ग्रुप में दिए जाते हैं। एक शिक्षक को बेकार नहीं बैठना चाहिए, इसलिए उन्हें सीखने के लिए बेहतर बनाने के लिए कुछ पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षार्थी कार्य को हिस्सा ले और उनके आधारभूत पर सहयोग करे, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है आंसर। शिक्षार्थियों की स्वायत्ता का आदर करते हुए उन्हें छोड़ देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, ऐसा तो नहीं करोगे आप। ये सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी कक्षा में शोर ना करे, भी गलत। तो आंसर क्या होगा बच्चों कि शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी कार्य में हिस्सा ले रहे हैं और आधारभूत सहयोग दे रहे हैं, तो सहयोग से बच्चे सीख रहे हैं। जब जोड़े बनाया था, अब ये देखो कि बच्चे सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं और आपस में उनकी अनुक्रिया अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्राय विद्यार्थियों को ड्राइंग के लिए प्रेरित करता है, ड्राइंग करने के लिए, नहीं थे आप देखा, ड्राइंग करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि बच्चे ड्राइंग करना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। ये सकल होता है ग्रॉस मोटर स्किल, तो ग्रॉस वाली बात तो होती नहीं, लिखना वैसे फाइन का काम है तो ये भी नहीं होना चाहिए।
ये उन्हें कलाकार बनाने में सहायता करता है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ड्राइंग करने से क्या होता है कि बच्चा पेंसिल को पकड़ना सीखेगा तो उसकी जो पेंसिल की पकड़ने की जो मजबूती है वो बच्चे में डेवलप हो पाएगी। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर लिखने का कौशल और अच्छे से डेवलप हो पाएगा। इसलिए इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, हमारा फोर्थ होना चाहिए बच्चों। तो ये 30 पेडागोजी के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, हिंदी पेडागोजी के। काफ़ी नए क्वेश्चंस हमने लिए हैं ताकि आपको नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए बच्चों। आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में हमारे आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और 27 नंबर की क्लास हमने आज ली है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग पेडागोजी को लेके आपके सामने शामिल होंगे, और वो हमारी लास्ट वीडियो होगी बच्चों, क्योंकि 30 वीडियो हमें भी करना है। और अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी मैं कोशिश करूंगा आपको उसमें उस वीडियो में देने की, और ये डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में जो है काम आएगी बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है। और आई होप कि आपने सारी वीडियो का अच्छे से परीक्षण किया होगा, देखा होगा, समझा होगा, और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने इसमें समझे होंगे। तो आपको अगर चाहे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। जितना बच्चों को मिलेगा, जितने बच्चे इसको पढ़ेंगे, उनका क्या होगा बच्चों, कहीं ना कहीं इनसे लाभ मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।